नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा कानून के बीच और पुलिसी कार्रवाई के बीच उस अनियमितता की जिसके तहत एडीजे स्तर का न्यायालयीन अधिकारी यानी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जब ये कह देते हैं कि फला व्यक्ति दोषी है, इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और 4 साल में दंडात्मक कार्रवाई ना हो तो फिर समझ लेना चाहिए कि जिसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं वो आदमी कहीं ना कहीं पुलिस में, प्रशासन में अंदर तक घुसा हुआ है और उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं बात कर रहा हूँ राजगढ़ जिले के पचौर तहसील अंतर्गत उस जमीन की जो जमीन 1 दशक पहले न्यायालयीन भवन और न्यायालयीन स्टाफ हेतु आवास इनके लिए जमीन आरक्षित की गई थी। ये मामला मैं पहले भी दे चुका हूँ, इसमें अब कुछ नया आया है। तो नया इसमें जो क्या है उसको मैं पहले शॉर्ट में आपको समझा दूँ, उसके बाद फिर अपन मुद्दे पर आते हैं। 5/1/11 को मध्य प्रदेश शासन के विधि विधायी विभाग ने कलेक्टर राजगढ़ को एक पत्र लिखा कि हमें पचौर में सिविल कोर्ट की स्थापना करनी है, उसके लिए भवन बनना है और आवासीय भवन बनने ताकि स्टाफ भी वहीं रह सके। इस हेतु जमीन चिन्हित करें, आवंटित करें। कलेक्टर द्वारा एसडीएम सारंगपुर को, क्योंकि एसडीएम सारंगपुर बैठते हैं, तो उनको कहा गया कि आप ये जमीन जो मांगी गई है उसके लिए चिन्हित करें ये जमीन कि कौन सी न्यायालयीन भवन के लिए ठीक रहेगी। अब जब ये सारंगपुर एसडीएम को कहा गया तो उनके अंतर्गत आती है पचौर तहसील। उन्होंने पचौर तहसीलदार को लिखा कि आप जो ज़मीन चाहिए गई है वो चिन्हित करें और अवगत कराएं ताकि वो सुरक्षित की जा सके न्यायालयीन भवन, आवासीय भवन के लिए। अब तहसीलदार ने अपने गिरदावर पटवारी बुलाए, उनसे कहा कि न्यायालयीन उपयोग हेतु, न्यायालयीन आवास उपयोग हेतु एक उचित, गैर विवादास्पद और ऐसी ज़मीन जो सभी के उपयोग की दृष्टि से अनुकूल हो वो आप बताएं। एक जमीन तय हुई सर्वे क्रमांक 249। तहसीलदार के निर्देशन में गिरदावर पटवारी आदि ने एक नंबर दिया, सर्वे क्रमांक 249 में लगभग 6 बीघा जमीन। ये जमीन ऐसी है, इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई कब्जा नहीं है और न्यायालयीन दृष्टि से ये लोकेशन ठीक है। संतुष्टि के लिए मतलब पटवारी गिरदावर के अनुसार जमीन में कोई विवाद नहीं है, कोई कब्जा नहीं है, इसके बावजूद भी संतुष्टि के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा हुई। इसे कहते हैं जैसे अखबारों में विज्ञप्ति का प्रकाशन होना, इनके माध्यम से या मुनादी करा दिया जाना। तो ऐसी सार्वजनिक उद्घोषणा के माध्यम से आपत्तियां मंगाई गई। आपत्तियां क्या होती हैं कि भाई इस जमीन पर किसी का कोई कब्जा तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है, कहीं किसी ने इसको फर्जी रूप से रहन तो नहीं कर दिया है, किसी ने फर्जी रूप से इसको खरीदी बिक्री में उपयोग तो नहीं कर लिया, इसलिए आपत्तियां मंगाई जाती हैं, कोई फर्जीवाड़ा ना हो गया हो। तो जब आपत्तियां मंगाई गई तो कहीं से कोई आपत्ति नहीं आई, न किसी नागरिक की तरफ से आपत्ति आई और न किसी विभाग से आपत्ति आई। इसका मतलब क्या हुआ, उस समय जब ये जमीन चिन्हित की गई तब इस पर कोई कब्जा नहीं था, इस पर कोई विवाद नहीं था, जमीन निर्विवाद थी और खाली थी। इससे बिल्कुल सिद्ध होता है। नगर पालिका पचौर से भी अभिमत मांगा गया था, तो वहां से भी ये अभिमत आ गया कि हमें भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अप्राप्त ही रही, यानी यहाँ भी कोई शहरी क्षेत्र से आपत्ति नहीं आई है। तो अब क्या हुआ कि तहसीलदार स्तर पर भी कोई आपत्ति नहीं आई, तो तहसील के अंदर पूरा शहर और गांव सभी आ जाता है और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका में कोई आपत्ति नहीं आई। इसका मतलब एक बार फिर ये तय हुआ कि जमीन खाली थी, जमीन निर्विवाद थी, उस पर कोई कब्जा नहीं था। इसके बाद क्या होता है कि मामला चूंकि काय का है ये न्यायालय के लिए जमीन का, तो अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए सारंगपुर एसडीएम पे ये बात गई, तहसीलदार ने अपना काम कर दिया, सारंगपुर एसडीएम साहब के पास पहुंच दिया कि भाई ये जमीन चिन्हित हो गई। तो सारंगपुर एसडीएम ने भी अपने स्तर पर संतुष्टि की कि कोई लेपुना शेष ना रह जाए,
और जब वो भी संतुष्ट हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना टीम लगा के कलेक्टर साहब को भेज दी कि भाई तहसील से ये आया है और ये ज़मीन चिन्हित हो गई है। तो अब कलेक्टर साहब ने 12/10/2012 को, 12 अक्टूबर 2012 को ये ज़मीन बाकायदा न्यायालय के लिए आवंटित अथवा आरक्षित कर दी और ये आदेश भी जारी कर दिया कि ये ज़मीन आज से न्यायालय की है। बस यहीं से षड्यंत्रों की शुरुआत हो गई। ये नया है स्टोरी में कि षड्यंत्रों की शुरुआत क्या हो गई। 4 साल बीत गए इस आदेश के बाद कि ज़मीन आवंटित हो गई है न्यायालय के लिए। नायब नाजिर कहाँ के, पचौर के, ये पहुँचे तहसीलदार साहब के पास कि भाई कब्जा दो, ज़मीन जब आवंटित हो गई है तो। उन्होंने बुला लिया, कब्जा ले जाओ। जब ये ज़मीन लेने मौके पे पहुँचे नायब नाजिर, तो ज़मीन जो आरक्षित या आवंटित थी वो थी 6 बीघा के लगभग, लेकिन इनको मिली कितनी, आधी, 3 बीघा। अब बात क्या है इसमें कि जब 6 बीघा आवंटित थी तो फिर 3 बीघा क्यों दी गई, इसका कोई खुलासा उस वक्त नहीं है जब ये कब्जा दिया गया और कब्जा लिया गया। बस चूने की लाइन डल गई, जेसी मशीन से नालियां खोद दी गई और तय हो गया कि भाई ये रकबा जो है वो अब न्यायालयीन का है और 3 बीघा हम भी दे रहे हैं। नायब नाजिर ने ये बात जाके अपने अधिकारियों को बता दी, या ये कहें कि न्यायालय को बता दी कि भाई मुझे 6 में से 3 बीघा मिली है। अब क्या हुआ कि जब तहसीलदार ने, भाई शासन विधि विभाग ने कलेक्टर को लिखा पत्र, कलेक्टर ने एसडीएम सारंगपुर को लिखा, एसडीएम ने तहसीलदार पचौर को लिखा और तहसीलदार ने पटवारी और गिरदावर के सहयोग से एक निर्विवाद, एक खाली बगैर कब्जे की ज़मीन चुनी। तो फिर समझ में ये नहीं आया कि तहसीलदार ने फिर ज़मीन आधी क्यों दी। भाई ज़मीन निश्चित तो तहसीलदार ने की थी नीचे से कि निर्विवाद है, ये खाली है, इस पर कोई विवाद नहीं है। और जब कब्जा देने की बात आई तो तहसीलदार ने नायब नाजिर को आधी ज़मीन दी। इससे तहसीलदार साहब की कार्यप्रणाली पर सवाल उत्पन्न होता है, या इस कार्यालय में जो भी कुछ हुआ हो। अच्छा, अब क्या हुआ, उस पर सवाल ये भी उठता है कि जब तहसीलदार ने कहा कि ठीक है तो एसडीएम ने मान लिया ठीक है, और जब एसडीएम ने माना ठीक है तो कलेक्टर ने ज़मीन आवंटित कर दी। लेकिन उसके बाद आधी ज़मीन का दिया जाना ये सवाल उठाता है कि आधी ज़मीन क्यों नहीं दी गई। इस आशय के सवाल ना पचौर के एसडीएम, ना सारंगपुर के एसडीएम ने पचौर तहसीलदार से किए और ना कलेक्ट्रेट की ओर से ये जहमत उठाई गई। अब हुआ क्या इसमें, पहली बात तो ज़मीन आधी मिली न्यायालय को, और जब ये बात न्यायालय के पास पहुंची कि आधी ज़मीन मिल गई है तो कुछ जो वहाँ के मूर्धन विद्वान वकील थे उन्होंने नायब नाजिर को बताया कि आप इसमें आधी ज़मीन लेके भी आप क्यों खुश हो रहे हो। आप भाई आपकी आधी ज़मीन जो आपको मिली है उसमें से भी प्लाट बिक्री हो गई है आपके यहाँ और आपको पता ही नहीं है अभी। तो इसमें क्या हुआ फिर कि नायब नाजिर ने कहा भाई ये तो आया नहीं मौके पे, मुझे बाकायदा नालियाँ बनवा के चूना खिंचवा के दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, रजिस्ट्री दी गई बाकायदा नायब नाजिर को, ये रजिस्ट्री पकड़ो, आप रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लीजिए, आप सर्वे क्रमांक 249 में ये नक्शा जो लगा हुआ है ये प्लाट का, ये बिक चुका है। जब देखा उन्होंने तो ये वाकई में सही निकला कि ये न्यायालय को जो एक तो आधी ज़मीन मिली है उसमें से भी आधा प्लाट बिक गया, उसकी रजिस्ट्री सामने रखी है। तो अब क्या हुआ कि ये मामला अब गया कंप्लेंट की ओर। तो क्या निकल के सामने आता है, एक अरविंद विजयवर्गीय हैं। अरविंद विजयवर्गीय ने अपने भाई विनोद विजयवर्गीय को मुक्ताराम बनाया एक जमीन के टुकड़े के लिए। वो जमीन जो बिक्री हो रही है, ठीक है, विनोद विजयवर्गीय ने उस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर एक भूखंड किसको बेच दिया, मानसिंह लववंशी को। ये नाम पहली बार खुलासा हो रहे हैं। अब ये इसमें होशियारी ये बरती गई है कि
प्लाट की बिक्री कहीं और शो की जा रही है, लेकिन नक्शा कहीं और का लगाया जा रहा है, कब्जा कहीं और दिखाया जा रहा है। तो ये उससे ये समझ में आता है कि कागजों में भले ही बताया जा रहा है कि फला सर्वे क्रमांक की फला जमीन है, लेकिन जब कब्जा दिया जा रहा है और नक्शे में ये चतुर्सीमा जब शो की जा रही है तो मालूम चल रहा है कि ये सर्वे क्रमांक 249 की जमीन है, वो जमीन जो अभी आधी मिली थी और आधी में से भी एक प्लाट खुर्द-बुर्द हो गया। अब ये बात जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ के पास पहुंची तो उन्होंने 16 मई 2017 को एडीजे सारंगपुर को जांच करने के लिए कह दिया कि आप वास्तविकता का पता लगाएं, और सारे शिकायत पत्र जो भी उनके आए थे उन्होंने एडी साहब को भेज दिए। अब एडीजी साहब ने जांच की तो इसमें क्या निकल के आया, इसमें उन्होंने नायब नाजिर शिवनारायण कुशवाहा के बयान लिए। भाई आखिर पहले से शिकायत करता वही है। इनके अलावा अशफाक हाशमी एडवोकेट साहब, ये अभिभाषक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे, इनके बयान भी हुए। इनके अलावा एक और वकील साहब है राकेश पच्चीसिया, इनने भी साक्ष्य दी। मुशर्रफ लोधी, ये भी वकील साहब हैं, इनके द्वारा भी साक्ष्य दिया गया। और पटवारी गिरीश गौड़ इस पूरे मामले में संलग्न रहे, उनके भी कथन हुए। इन सब ने अपनी अपनी बात कही। एडीजी साहब ने अन्य और भी साक्ष्य जो है उन पर नज़र डाली, मुआयना भी किया। तो फिर इसमें सार क्या निकला, इन सबके कथन, साक्ष्यों का मुआयना, मौका मुआयना, सार क्या निकलता है? सार ये निकला कि तहसील से नायब नाजिर को आधी जमीन मिली, कितनी, लगभग 3 बीघा, और आधी जमीन पर भूमाफिया काबिज हो गए। अब देखिए भूमाफिया शब्द आया है यहाँ। भूमाफिया शब्द उन कागजातों में दर्ज है जो कागजात अब कहाँ चल रहे हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी के यहाँ, तो वहाँ शब्द आया भूमाफिया। क्या लिखा है, आधी 3 बीघा जमीन पर भी भूमाफिया काबिज हो गए। वो आधी तो है ही, इस आधी जो मिली इस पे भी ये बंदरबांट हो गई। जांच में पुनः खुलासा हुआ, क्या खुलासा हुआ कि हाँ, अरविंद और विनोद विजयवर्गीय, इन दोनों की शासकीय जमीनों पर कुदृष्टि या गिद्ध दृष्टि बनी रहती है। ये कथनों से आया ये सामने, और उनके लोगों ने साक्ष्य भी दिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये दोनों पहले भी, अब ये साक्ष्य आ रहा है, ये दोनों पहले भी 249 सर्वे क्रमांक के अंश भाग पर और एक अन्य सर्वे क्रमांक 252 पर कॉलोनी काटकर कच्ची रोड डालने का अवैध काम कर चुके हैं। यह साक्ष्य आ गया उस आरोप में कि इनकी शासकीय जमीनों पर गिद्ध दृष्टि बनी रहती है। दूसरी बात, ये अरविंद और विनोद विजयवर्गीय के बारे में ये कथन और साक्ष्य आ रहे हैं, जो गवाहियां हुई हैं एडीजी साहब के सामने, वो ये आई है कि सर्वे क्रमांक 249 और 252, जहां ये कच्चे रोड की बात हो रही है, कॉलोनी के कच्चे रोड की, इन दोनों सर्वे से इन विजयवर्गीय बंधुओं का कोई लेना देना है ही नहीं है, क्योंकि इनका जो सर्वे क्रमांक है इनके आधिपत्य का, वो 254/2 है। ये काय में आया, वकीलों के कथन में, पटवारी के कथन में, नायब नाजिर के कथन में। ये चीजें वहां से निकल के कहाँ आ रही है, एडीजे साहब के सामने, यानी न्यायालय में। जांच में यह भी प्रमाणित पाया गया कि न्यायालय को जो जमीन मिली, मतलब पुनः सिद्ध हुआ, पहले तो आरोप था, अब एडीजी साहब की जांच में सिद्ध हो गया कि हाँ, आधी जमीन मिली, उसमें से ही बिक गई, और ये विक्रेता ये है ही अवैध। कौन? अरविंद विजयवर्गीय और उसका मुख्ताराम विनोद विजयवर्गीय। अब इसमें क्या हुआ कि जो प्लाट और बिका, अभी उधर नहीं जा रहे अपन, जो आधी जमीन मिली नहीं है, अपन उस पर ही है भी, जो आधी जमीन मिल चुकी है न्यायालय को, उसमें जो प्लाट बिका है, उस प्लाट में जो फर्जी विक्रेता है, टोटल फर्जी विक्रेता, उसका नाम है अरविंद विजयवर्गीय। और अरविंद विजयवर्गीय ने मुख्ताराम किसको बनाया इस प्लाट को बेचने के लिए? अपने भाई विनोद विजयवर्गीय को। अच्छा, अब ये काम बड़े सलीके से, सुनियोजित तरीके से क्यों हो गया? इसलिए हो गया, एक तीसरे शख्स और है इसमें, कमलेश विजयवर्गीय। ये दस्तावेज लेखक भी हैं। तो इन्होंने जो विक्रय पत्र संपादित किया, जिसको रजिस्टर्ड होना था, वो है कमलेश विजयवर्गीय। ठीक है, ये लेखक बन गए। और चूंकि जब खरीद बिक्री होती है संपत्ति की तो साक्षी भी लगता है, तो यही कमलेश विजयवर्गीय जो दस्तावेज लेखक है, ये इस मामले में साक्षी बन गया।
तो ये 3 विजयवर्गीय हो गए अब। और इस जांच में पुनः ये सिद्ध हुआ कि हाँ, अरविंद विनोद ने जमीन बेची, दस्तावेज कमलेश ने लिखे, वही साक्षी बना, और जमीन किसको बेची गई फर्जी रूप से? मान सिंह लववंशी को, और इसने भी फर्जी जमीन खरीद ली। ये देखे बगैर कि भाई इन पे दस्तावेज अधिपत्य के हैं या नहीं है, बस जमीन औने पौने दाम पे मिली और इन्होंने ले ली। इससे भी सबसे बड़ी बात मजे की क्या हुई कि वो तत्कालीन जो रजिस्ट्रार थे विनोद तिर्की, इन्होंने भी आंख मूंद के रजिस्ट्री कर दी। भाई रजिस्ट्रार का काम शुल्क वसूलना भर नहीं रहता, और ना ही ये रहता है कि बस हमने रजिस्टर्ड कर दिया। उसे ये भी देखना पड़ता है कोई व्यक्ति यदि अपनी संपत्ति बेच रहा है तो वो उसकी है कि नहीं, वो कह तो रहा है मेरी है। ये रजिस्ट्रार का दायित्व बनता है कि वो देखे कि कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिससे ये प्रमाणित होता है कि हाँ, जो संपत्ति बेची जा रही है ये उसी व्यक्ति की है जो इसे अपनी बता रहा है, नहीं देखा, और उन्होंने रजिस्ट्री कर दी। इस प्रकार ये विक्रय पत्र विधिवत रजिस्टर्ड हो गया। और ये विक्रय पत्र अब कहाँ आ गया? एडीजे साहब की टेबल पर, जहां ये सिद्ध हो रहा है कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा उस जमीन पर भी हो रहा है या हो गया है जो न्यायालय को मिली है। अब क्या हुआ इसमें? इस जांच में अब जो अभिमत गया है एडीजे साहब द्वारा डीजे साहब के यहाँ, वो क्या गया है कि इसमें प्लाट बिक्री 254/2 में शो की गई है। जो मैंने आपको बताया था ना कि इनका जो अधिपत्य का सर्वे है वो 254/2 ही है। ये घुसते 249 में, कभी 252 में घुस जाते हैं ये, है ना। तो इनने शो कहाँ किया? 254/2 में। और नक्शा चतुर्सीमा उसको कहाँ बता दी? क्रेता को 249 की जमीन में, जहां ये प्लाट नप गया। अब क्या हुआ इसमें कि चूंकि जांच चलती है तो फिर तो कथन भी आते हैं, साक्ष्य भी आते हैं। तो इसमें ये भी लिखा गया है। अब ये मामला हाईकोर्ट के पास चला गया। कौन सा? इस मामले के अलावा भी अरविंद विजयवर्गीय पर जमीनें दबाने के आरोप लगते रहे हैं। अब इसके पक्ष में, इस आरोप के पक्ष में दस्तावेज कौन से हैं? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पास, वो भी हमारे पास है ये साक्ष्य भी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को शिकायत पहुंची है लिखित में बाकायदा कि 254/2, 255/2 इन जमीनों को लेकर भी काफी अदला बदली रद्दो बदल करके और जमीनों पर फर्जीवाड़ा किया गया है। इसकी जांच की मांग न्यायालय से की गई है। और पत्र लिखने वाले कुछ एडवोकेट भी हैं, इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि हल्का फुल्का मामला है। बाकायदा वकीलों ने पत्र लिखे हाई कोर्ट को कि ये जमीन को लेके फर्जीवाड़ा अन्य सर्वे में भी किया गया है इसने। इससे मतलब ये साबित करने का एक प्रयास है, या फिर साबित होता है कि जो ये सब कर रहे हैं वो भूमाफिया ही हैं और कुछ नहीं है वो। अच्छा, अब क्या हुआ? एडीजे ने सब साक्ष्य जब देख लिए और ये सब कुछ एक बार फिर रिपीट हो गया कि हाँ ऐसा हुआ है, तो एडीजे ने अब जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी डीजे साहब के सामने, उसमें उन्होंने अरविंद विजयवर्गीय, विनोद विजयवर्गीय, अरविंद कौन? जमीन का फर्जी क्रेता, विनोद कौन? क्रेता का मुख्तार आम, कमलेश विजयवर्गीय ये दस्तावेज लेखक भी और साक्षी भी बन गया, और मानसिंह लववंशी इस जमीन को खरीदने वाला। जमीन कौन सी? शासकीय जमीन जो आवंटित हुई थी न्यायालय को, उसमें से जो प्लाट खुर्द-बुर्द हुआ उसमें इन सबको एडीजे साहब ने दोषी माना। बिल्कुल शब्द दोषी ही लिखा है, आरोपी शब्द का इस्तेमाल नहीं है इसमें। और रजिस्ट्रार विनोद तिर्की को विशेष रूप से दोषी माना है। शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद ये व्यक्ति इस पूरे गोरखधंधे में शामिल रहा, इसने आंख मूंद के रजिस्ट्री कर दी। अब जब ये अभिमत चला गया, जांच प्रतिवेदन चला गया डीजे साहब के पास, तो डीजे साहब ने कलेक्टर साहब को पत्र लिखा, कलेक्टर राजगढ़ को, कि आप दोषी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके 1 माह में हमें बताएं कि आपने कर दी है। इसमें देखिए आप, डीजे साहब ने आरोपी शब्द इनने भी नहीं लिखा। ये जो इसमें जो दोषी पाए गए हैं जांच में, अरविंद विजयवर्गीय, विनोद विजयवर्गीय, कमलेश विजयवर्गीय, मानसिंह लववंशी और विनोद तिर्की, इनके बारे में डीजे साहब ने कहीं भी आरोपी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है।
दोषी व्यक्ति लिखा है, क्योंकि जो जांच करता है वो एडीजे हैं, न्यायाधीश हैं, और जो पत्र लिख रहे हैं अब जांच के बाद अपना कवर लेटर लगा के वो डीजे हैं। एडीजे ने जांच की, डीजे ने पत्र लिखा कलेक्टर साहब को, वहां लिखा है सीधा सीधा दोषी, के दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें और 1 महीने में अवगत कराएं। 4 साल हो गए इस पत्र को, एफआईआर तक नहीं है दोषियों के खिलाफ, कार्रवाई कहां से होगी। अब बात ये आती, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो मैंने हमेशा कहा कि इन पे एक भाजपा नेता का बड़ा रहस्य है, जो सत्ता की पार्टी है, सत्ता में बैठी पार्टी है। अब राजगढ़ जिले के लोग, सारंगपुर जिले के लोग, पचौर जिले के लोग ये स्वतः अंदाज लगाने कि ये किस भाजपा नेता के लमेटे हैं, ये किसके आसपास घूमते हैं। वैसे मैं बहुत स्पष्ट कह दूं तो अधिकांश लोगों की ओर से, मैं ये नहीं कहता कि ये आरोप सही है, अधिकांश लोगों ने इन्हें क्षेत्रीय सांसद श्री रोडमल नागर का समर्थक, उनका फॉलोअर, उनके इर्द गिर्द उनकी सेवा में रहने वाले लोग माना है। अब रोडमल नागर जी इस चीज को जानते हैं नहीं जानते हैं ये हमें नहीं मालूम, ना हमने इस बारे में उनसे बात की है, क्योंकि इन दस्तावेजों के माध्यम से ऐसा कहीं भी इंगित नहीं होता कि रोडमल नागर जी इसमें सीधे सीधे इसमें जुड़े हुए। यदि ऐसा कुछ होता तो हमसे बातचीत करते, लेकिन चूंकि इस दस्तावेज के माध्यम से उनका कोई लेना देना प्रकरण में नजर नहीं आता है, इसलिए उनसे हमने बात नहीं की है। लेकिन सारंगपुर के लोगों ने, पचौर के लोगों ने, राजगढ़ ब्यावरा के लोगों ने, अधिकांश लोगों ने ये कहा है कि ये सांसद श्री रोडमल नागर के अत्यंत प्रिय और कृपा पात्र लोग हैं, और ये यही कहकर अपने आड़े टेढ़े सारे काम सुलभ कराते रहते हैं। अब देखना ये है कि इसमें क्या सांसद महोदय कोई संज्ञान लेते हैं, क्योंकि नागरिकों की ओर से ये समझ में आ रहा है। अभी यदि ऐसा है कि वो वाकई में इनके समर्थक हैं, तो हम तो सांसद महोदय से भी अपेक्षा करेंगे कि एक नारा है, एक लक्ष्य है, एक मिशन है मध्य प्रदेश शासन का, सुशासन। तो सुशासन के पक्ष में आदरणीय सांसद महोदय कलेक्टर साहब को, एसडीएम सारंगपुर को और पचौर तहसीलदार को सख्त निर्देश जारी करेंगे कि इस मामले में बिल्कुल सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए, और जिनको भूमाफिया कहा गया है न्यायालयीन जांच प्रक्रिया में, जिनको दोषी कहा गया है डीजे महोदय द्वारा, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज हो, गिरफ्तारियां हो, दोष उन पर बाकायदा चस्पा हो और इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज इस कार्यक्रम को विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ, और यदि ठीक तरह से निराकरण मामले का नहीं होता है तो इसी मुद्दे के साथ दोबारा आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।